जाति से बांटोगे तो आप गर्त में चले जाओगे। उसके आपको नहीं लगता सर कि देश में जाति व्यवस्था है, जिस तरह से विवाह पड़ती है, इसलिए रखी गई है वोट की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए। हमारे 1952 से स्टार्ट हुए हैं अपने देश में। 1952 के पहले क्या इस देश में जातियां नहीं थी? क्या देश में 3000 साल से जातियां नहीं? आप नहीं इस बात को मानेंगे? बहुत अच्छी थी उस समय। जातियों का वर्गीकरण आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। आपने तो देखा भी है, आपके परिवारों में आपने कहा कि चुनाव के आधार पे जातियां हैं। चुनाव तो 1952 से स्टार्ट हुए हैं देश में, अगर जब से देश आजाद हुआ है। आज तो SC ST में बांट दिया, आज तो दलित में बांट दिया। उस समय हमारे यहाँ दलित नहीं बोला जा सकता था। कॉलेजियम वाले कहाँ जाएंगे? अब जज साहब का बेटा जूते की दुकान, बिजली की दुकान, मीडिया हाउस, बिल्डर, हार्डवेयर वाला या कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनेगा, वो तो वही बनेगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष हेल्पलाइन है? क्या पुरुष हेल्प डेस्क है? क्या पुरुष के लिए थाना है? क्या पुरुष के लिए थाने तो सभी के लिए है सर ना? नहीं, वहाँ महिला के लिए अलग लिखा रखा है, महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क। पुरुष के लिए भी तो होना चाहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील AP सिंह जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त को और उसके बाद 21 तारीख को भारत बंद किया कई संगठनों ने कि SC ST कोटे में सब कोटा नहीं बनाया जाना चाहिए, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और कॉलेजियम पे भी बातें उठी कि और जिस तरह संविधान में क्रीमी लेयर की कहीं कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इन सारे मुद्दों पे? देखिए, क्रीमी लेयर का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विषय उठाया है, उसे गंभीरता से सरकार को, राजनीतिक दलों को, विभिन्न सामाजिक संगठनों को, देश के 140 करोड़ लोगों को, देश की मीडिया को उस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। आरक्षण क्या था? आज़ादी के समय जब हम आज़ाद हुए तो 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया था। इसका मतलब क्या था कि जो कमज़ोर, दलित, शोषित, वंचित समाज है, हमारा जैसे परिवार का एक अंग होता है, वो अगर उसे उठाया जाना है तो 10 साल का समय दिया गया। बढ़ते बढ़ते आज 78 साल स्वतंत्रता दिवस क्या मना रहे हैं, उसे एक्सटेंशन किया गया, बढ़ाया गया। चलिए ठीक है, जो बढ़ गया, हो रहा है, चल रहा है, जैसा भी है ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे हम परिवार में अपने किसी को कोरोना हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को डिसेंट्री हो गई, किसी का HB खून का लेवल डाउन हो गया, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? नारियल पानी लाओ, कीवी लाओ, दूध लाओ, एक्स्ट्रा डाइट लाओ, फल सब्जियां उसे अच्छी खिलाओ। परिवार में 12 सदस्य और हैं, लेकिन जो चीज़ 11 को ना दी जाए, लेकिन उस 12वें व्यक्ति को जरूर दी जाए। कीवी लाए हैं क्योंकि महंगी है कीवी, तो वो कीवी उसे दे दो। नारियल पानी महंगा है तो उसे दे दो। बकरी का दूध बहुत कम मुश्किल से मिलता है तो आप उसे दे दो। सबको देंगे तो एक बूंद रह जाएगा। उनके लिए और साधन है, क्योंकि वो स्वस्थ हैं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं, रोग मुक्त हैं। अगर उसमें कहीं कमी है तो उसको कब तक दिया जाता है? जब तक वो पूरी तरह से सबके साथ मजबूत ना हो जाए, जब तक वो सबके साथ खड़ा होने लायक होना है, जब तक उसमें HB लेवल बराबर ना हो जाए, जब तक उसका बुखार डाउन ना हो जाए, जब तक उसमें फिर से शरीर में पूरी क्षमता ना आ जाए, बस उसके बाद फिर वो सामान्य हो जाता है। फिर वो परिवार के 12 सदस्यों की समय साथ भोजन करता है, साथ खाता है। आधा गिलास दूध मिलता है सबको तो आधा गिलास लेता है। अगर किसी दिन रिश्तेदार मेहमान आ जाते हैं तो दूध नहीं मिलता है उसको, तो उसे भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ रही है। क्रीमी लेयर इसी बात का उदाहरण है कि जिन लोगों को आज आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जो धन संपदा से पूर्ण संपन्न हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, या चिराग पासवान जी हैं, या बहन मायावती जी हैं, या और लोग हैं, क्या उनके पुत्र को फ्री में फार्म लेने की ज़रूरत है? क्या उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है? वो खुद कहते हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात की, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की। हर गरीब, क्योंकि ये जब खत्म होगा तब आगे की श्रृंखला बढ़ पाएगी। माननीय मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, तब उन्होंने लोगों से एक मार्मिक अपील की कि गैस पर सब्सिडी जो छोड़ना चाहें वो छोड़ दें,
इस देश के दरिया दिल लोग हैं, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। और उस सब्सिडी छोड़ने का ये हुआ कि हमारे देश की जो महिलाएं आंख फोड़ती थी चूल्हे के धुएं से, गांव में जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी, उनके साथ जंगल में यौन शोषण होता था, शारीरिक शोषण होता था, जानवर उन्हें खा जाते थे, मौत हो जाती थी, लेकिन उनको लकड़ियां लाना मजबूरी थी रात के भोजन और सुबह के भोजन बनाने के लिए। तो उससे मुक्ति मिली। आज हर घर में चूल्हा भी है। आज तो सर बलात्कार हो रहे हैं, कोलकाता में भी रेप हुआ है, एक अस्पताल में हुआ, मेट्रो सिटी में हुआ। तो आप इन दोनों घटनाओं कैसे देखते हैं आप अपने बयान से, और अभी आपने जो कहा? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। घटना दुखद है। लड़की जो डॉक्टर है और मेट्रो सिटी में काम कर रही है, वो अपने कार्यस्थल पर उसका रेप हो जाता है, पूरे देश में हुआ। पहले लोग समझते थे कि बेटी को फोन करते थे, हेलो बेटी बस में बैठ गई, समझते थे अब अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। आज बस में घटना हुई। पहले लोग समझते थे बेटी हॉस्पिटल में पहुंच गई, हाँ माँ पहुंच गई हॉस्पिटल में, तो सोचते थे अब 8 घंटे हॉस्पिटल में सुरक्षित रहेगी। पहले लोग सोचते थे कि अब हॉस्टल कॉलेज में पहुंच गई हो तो सुरक्षित हो। अब ऐसा नहीं है। अब नरभक्षी कहिए, समाज की ऐसी चेतना बना दी गई है जो बिना माइंड के लोग रह गए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? शराब, पोर्न साइट्स, पोर्न साइट पर वो गंदगी परोसी जा रही है मोबाइल फोन पर, और शराब का नशा जब उसमें मिश्रण होता है तो पुरुष अपनी मानवता, मर्दानगी को छोड़कर वहशीपन ग्रहण कर लेता है। उसे सामने वाली महिला नहीं दिखती, बहन बेटी नहीं दिखती, अपने घर की परिवार की सदस्य नहीं दिखती, उसे उस पोर्न साइट की फिल्म वाली लड़की दिखती है, जिसकी वजह से उसकी बहशियत शुरू हो जाती है। और कोलकाता में भी यही हुआ, कई जगह ऐसा हुआ। इसके लिए हमें बड़ा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ी मैकेनिज्म के साथ। हमें बचपन में 5वीं 6ठी क्लास से जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो ज़माना अब चला गया कि कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं, कहीं ना कहीं स्कूल में वो जाता है, कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करना है। तो हर स्कूल में ऐसा मैकेनिज्म बनाना है हमें कि बच्चे 6ठी 7वीं साल, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाना है, सम्मान देना है, आदर देना है, रक्षा करनी। मैं मानता हूं हर महिला के साथ हर समय पुलिस, सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता। आज भी एयर सर्विसेज में रात में ही महिलाएं आती हैं, पुलिस में रात में भी ड्यूटी देती हैं, आपके मीडिया हाउस में भी रात में महिलाएं आती हैं, शिफ्ट में काम करती हैं। हर जगह हर महिला बहन बेटी के साथ पुलिस नहीं रह सकती। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां कहीं भी कोई बहन बेटी या महिला होगी, वहां कोई ना कोई पुरुष किसी रूप में भी हो, मोबाइल फोन के साथ होगा। अगर वो डिसाइड कर दे कि हम बिना वर्दीधारी पुलिस वाले हैं, हम इसके भाई हैं, हम इसके पिता हैं, हम इसके चाचा हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की बहनों बेटियों की सुरक्षा और संरक्षण होगा। सर, अभी आपने बातचीत में कहा कि उज्ज्वला गैस योजना है कि जिस तरह से लकड़ियां चुनने जाती थी, तो अब उस तरह की रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं, और सब्सिडी जो छोड़ देने से, तो क्या आप, लेकिन अभी भी रेप की घटनाएं हर शहर में, हर राज्य में हो रही हैं, तो क्या आप अपने बयान को इससे मैच करते हैं कि हम मानते हैं कि चलिए ठीक है कि कुछ ऐसी सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता वाला क्राइम बढ़ा है। आज पता कैसा क्राइम बढ़ा है? आपके दर्शक बहुत सभ्य हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले एक शब्द होता था महिला के लिए, बहुत बड़ी गाली होता था, उसको मैं कह दूं, चाहे बीप में चलाना चाहे कैसे चलाना, एक शब्द होता था जिसे गाली समझा जाता था। आज पाश्चात्य सभ्यता ने उस शब्द को क्या बना दिया पता? लिव इन का जामा पहनाकर बहुत उसे महिमा मंडित कर दिया, बहुत उसे संस्कारित कर दिया, बहुत उसे बड़ा बना दिया। आज होटल्स 1 घंटे के लिए बुक होते हैं 299 रुपए एट द रेट ऑफ, 399 रुपए एट द रेट ऑफ। किस लिए 1 घंटे के लिए? क्या है वहां? कौन से वो कपल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 लोग सहमति के आधार पे अपने आप में जो भी उनको संबंध बनाना हो बना सकते हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या कोई पिटीशन दाखिल किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बंगाल रेप पर सोमोटो भी लेना पड़ता है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वो याचिकाएं भी सुननी पड़ती हैं जिन याचिकाओं में लिखा होता है
5 साल से हमारे साथ यौन शोषण कर रहा, 4 साल से हमारे साथ यौन शोषण कर रहा है। इसका बड़ा कारण पता क्या है? इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ दिया गया है। क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष हेल्पलाइन है? क्या पुरुष हेल्प डेस्क है? क्या पुरुष के लिए थाना है? क्या पुरुष के लिए थाने तो सर सभी के लिए है सर ना? नहीं, वहाँ महिला के लिए अलग लिखा रखा है, महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क। पुरुष के लिए भी तो होना चाहिए ना, उसको भी तो बचना चाहिए ना, उसका भी तो शोषण होता है ना, उसके भी तो अधिकार हैं ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में तो बराबर का दर्जा दिया है ना, समानता दी है, तो वो भी होना चाहिए। सर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया SC/ST कोटे में सब कोटा करने के लिए, तो कई दलित संगठन कह रहे हैं कि अभी तो हमारी एक पीढ़ी पढ़ लिख कर ही तैयार हुई है, नौकरी में आई है, तो अभी से वैसे लोग जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनके पेट में मरोड़ पैदा होने लगा। जो पिछले 3000 सालों से जो शिक्षा पे, संपत्ति पे, सामाजिक स्टेटस पे उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था, जब हमारी पीढ़ी पढ़ लिख कर तैयार हुई तो उन्हें आरक्षण से दूर कर रहे हैं। उसमें एक वर्गीकरण कर रहे हैं कि जो लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है उनको ज़्यादा दिया जाए, और जो लोग पढ़ लिख कर तैयार हो गए उनको अब नहीं दिया जाए। बैकलॉग भी बहुत सारा है SC/ST का, वो नहीं भरा गया है, नॉट फॉर सुटेबल का मामला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी समाज की। देश की महामहिम राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकती है हमारे देश की आदिवासी। 78 साल में सर एक राष्ट्रपति आया है हमारे देश के 30 बार प्रधानमंत्री OBC समाज से। मैं जाति का विश्वास नहीं रखता, ये पद जाति के नहीं है, लेकिन जब आपने कहा है तो मुझे कहना पड़ रहा है। इस देश ने मैं कहना चाहता हूं सर, 78 साल में जब एक आदिवासी राष्ट्रपति देश की बनती हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये सांकेतिक है, उनके पास कोई अधिकार नहीं, सिर्फ संकेत के आधार पर राष्ट्रपति। व्हाट सांकेतिक? वनडे हैं, वनडे राष्ट्रपति नहीं है। 5 साल के लिए कहना है कि वो सारा पावर तो प्रधानमंत्री के पास होता है, वो मंत्रिमंडल के इशारे पे काम करती हैं, और पूरे 78 साल में सिर्फ एक आदिवासी राष्ट्रपति अभी तक जो है बनी है, तो हम कहाँ हैं? और दूसरी बात की जो बैकलॉग में पूरी सीटें खाली है उनको नहीं भरा गया है। और जैल सिंह जी बने, राष्ट्रपति थे देश के महामहिम राष्ट्रपति। नहीं, ST में तो ज्ञानी जैल सिंह तो बने, सब धर्मों के बने, सब जातियों के बने। तो हमारा देश तो सबको साथ लेके चलता है ना, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबके लिए लेके चलता है। देश के इन संवैधानिक पदों पर अगर आप हमारे देश के IAS IPS को जाति से बांटोगे तो आप गर्त में चले जाओगे। उसके आपको नहीं लगता सर कि देश में जाति व्यवस्था है, जिस तरह से विवाह पड़ती है, इसलिए रखी गई है वोट की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए। हमारे 1952 से स्टार्ट हुए हैं अपने देश में। 1952 के पहले क्या इस देश में जातियां नहीं थी? क्या देश में 3000 साल से जातियां नहीं? आप नहीं इस बात को मानेंगे? बहुत अच्छी थी। उस समय जातियों का वर्गीकरण आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। आपने तो देखा भी है, आपके परिवारों में आपने कहा कि चुनाव के आधार पे जातियां हैं। चुनाव तो 1952 से स्टार्ट हुए देश में, अगर जब से देश आजाद हुआ है। उस समय किसी के यहाँ शादी होती थी, किसी परिवार में जब शादी होती थी तो सबसे पहले हमारे गांव के एक शब्द होता था पझारू, उसमें सभी आते थे। वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, नाई समाज, स्वच्छता कर्मी, जिसे आज के कुछ भी समाज बांट सकते थे। हमारे परिवार का मुखिया कह देता, देखो साहब शादी तय हो गई, मेरा लड़का आपका दामाद हो गया या आपकी बेटी मेरी बहू हो गई, लेकिन हमारे इन लोगों के लिए कपड़े हमारी बहन बेटियों से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, इनके कपड़े ज़रूर आने चाहिए। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था सबसे पहले उन्हें बुला के तोहफे दिए जाते थे, सम्मान दिया जाता था। तब धान गेहूं उठते थे तो पहले वो बोरी लेकर पहुंचते थे और अपनी भर ला के अपने यहाँ रख देते थे। तब जमींदार का अन्न घर में पहुंचता था, पहले उनका घर भर दिया जाता था। हमारी ये संकल्पना रही है, हमारी ये सर क्या आप इस बात को पूरी पूर्णता थी। और उनको आज तो SC/ST में बांट दिया, आज तो दलित में बांट दिया। उस समय हमारे यहाँ दलित नहीं बोला जा सकता था। चाची, मौसी, काकी, बुआ, फूफी, ताई आई हैं, मामी आई हैं, जो भी गांव का रिश्ता होता था जाति से नहीं बढ़ता था। इस देश का इतिहास रहा है सर, जातियां तो इस देश में रही, आप तो इस बात को मानेंगे? जातियां रही, लेकिन जातियों के आधार पर विवाह हुआ। शादी की रस्म में दूल्हे को सबसे पहले हल्दी कौन लगाएगी? नाइन लगाएगी।
क्यों छुएगी उससे आके? तो नाइन जाति के लगाएगी, आधार पे प्यार काम बटा करेगी, हुआ था सर, वो काम सम्मान। बटा हुआ था। आप वो हमारी बात काशी नहीं कौन भेजेगी? काशी पढ़ने कौन भेजेगी? कुआं बारा कौन करेगा? सफाई कौन जाति करेगा का सर? सफाई कौन करेगा? सफाई करते थे, ब्राह्मण सफाई करते थे? सब अपने घर की तो सब सफाई करते नहीं, हैं। हम बात तो ऐसी कर रहे हैं कि जो पूरे गांव की सफाई या जो आज भी जो सीवर में सफाई होती है, आज तो वो भी हमारे वाल्मीकि वाल्मीकि समाज के दिल्ली में करते हैं, केजरीवाल जी करते हैं सफाई, शीला दीक्षित जी ने करी सफाई, शीला दीक्षित ने झाड़ू चलाई। वो केवल एक राम रहीम जी थे जिन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, और राम रहीम जी ने स्वच्छता के द्वारा शहरों को, सड़कों को, नालियों को, हरिद्वार को, गढ़मुक्तेश्वर को साफ करने का प्रण तो ठीक है, वो संत थे और बाद में वो रेप के मामले में सजा भी काट रहे हैं, तो वो कितने बड़े संत हैं, तो वो तो पूरी दुनिया अब जान चुकी है। सफाई तो उनकी अच्छी नहीं लगी ना, सर, उनकी स्वच्छता तो उनकी अच्छी नहीं लगी ना। तो सर अभी एक बात हम और आपसे पूछना चाह रहे थे कि कॉलेजियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। जो कई लोग कह रहे हैं कि कॉलेजियम में कुछ ही परिवार के लोग जो हैं आज़ादी के बाद जो है जज बनते रहते हैं सिफारिश के आधार पे, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वकील का बेटा क्या बनेगा? हार्डवेयर की दुकान खोल ही नहीं पाएगा, बिजली की दुकान खोल ही नहीं पाएगा, मीडिया हाउस में जाएगा नहीं। उसका घर का पारिवारिक माहौल क्या है? बाबूजी रामदयाल आए, ठीक बेटा बैठा लो, उनकी फाइल निकालो और उनको रखो, मैं आ रहा हूं नहा के। तो वो तो उस परिवार में पड़ा। मीडिया हाउस के लोग मीडिया में जा रहे हैं, वकीलों के भाई परिवार वाले वकीलों में जा रहे हैं, डॉक्टर के डॉक्टर में जा रहे हैं, नेताओं के नेताओं में जा रहे हैं, अभिनेताओं के अभिनेता जा रहे हैं। तो कॉलेजियम वाले कहाँ जाएंगे? अब जज साहब का बेटा जूते की दुकान, बिजली की दुकान, मीडिया हाउस, बिल्डर, हार्डवेयर वाला या कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनेगा, वो तो वही बनेगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो आपको नहीं लगता है कि कॉलेजियम में सुधार होना चाहिए? सिर्फ सिफारिश के आधार पे बिना किसी एग्जाम के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ ही लोग वकील बने, कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए? बाकी ये किस देश में क्लर्क भी बनता है तो उस परीक्षा देके बनता है। वो ऐसा मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ कॉलेजियम में बुद्धिमत्ता देखी जाती है। आपको लगता है एग्जाम, आपको लगता है एग्जाम बड़ा आसान शब्द है। हमने 27 साल में वकालत के पेशे में उतने बड़े एग्जाम से गुजरे हैं, जो आपने हाई प्रोफाइल आप कहे के जिन केसों को छोड़ देते हैं, वो केस जिस शिद्दत से लड़ने पड़ते हैं, जितनी रातों में जगना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, तब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय रात में खुल पाती है और रात में सारा प्रोटोकॉल चल जाता है। मेहनत का सम्मान करते हैं सर। उसी का सम्मान हाँ, अगर हमें, मैं ये कह रहा हूँ इस देश में अगर हमें कॉलेजियम बनाती है जज, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश में जो अगर हमारे केस पूरे देश में पढ़े जा रहे हैं, अगर हमारे रिपोर्टेबल जजमेंट पूरे लॉ हाउसेज में पढ़े जा रहे हैं, अगर हमारे केस सभी लॉ कॉलेजेस में पढ़े जा रहे हैं, तो मैं उस योग्य हूं और मुझे लाभ मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि आपकी मेहनत है, हम उसका सम्मान करते हैं। एक वकील जितनी मेहनत करते हैं, इस बात को हम मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सर्वोच्च प्रशासनिक पद जो है IAS देखता है इस देश में, वो एग्जाम से बनता है, तो क्या कॉलेजियम में सिर्फ सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का सिफारिश नहीं है, वो योग्यता है, वो एबिलिटी है, वो रिपोर्टेबल केस है, वो जजमेंट है, उसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलने की क्षमता है। किसी प्रकार की वायसनेस नहीं आती है कि कुछ ही लोग जो है एक जो समिति बनती है, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि न्यायिक आयोग बनना चाहिए, हालांकि उस वहां पर विवाद है ना, सरकार बनाए ना न्यायिक आयोग। डॉक्टर AP सिंह तो न्यायिक आयोग बनाने से रहा ना, आप बनाएंगे। आप कॉलेजियम को लेके क्या सोचते हैं? नहीं, कॉलेजियम जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, सम्मान के साथ चल रहा है, उसमें गलत क्या है? अब भाई उनके बच्चे यहाँ क्या करेंगे जाके? वो गाड़ी का वर्कशॉप खोल पाएंगे? क्या आप एक तरह से विशेषाधिकार, नहीं वो खोले ना खोले ये उनकी इच्छा है, क्या आप उनको विशेषाधिकार देते हैं? आप सर मेरा बस सवाल इतना सा, क्या आप इस विशेषाधिकार को मानते हैं कि उनके बच्चे हैं इसलिए वो जज बनेंगे और वकालत कर लें? बच्चे हैं इसलिए नहीं वकील जज बनेंगे, उनके बच्चे वकील बने हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा है, उन्होंने LLB की है, उन्होंने संविधान को पढ़ा है, उन्होंने बहुत साल मेहनत की है, उन्होंने केसों में रिपोर्टेबल केस हुए हैं, उनके केस पूरे देश में पढ़े जा रहे हैं, उनको सम्मानित एडवोकेट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए उन्हें जज बनना चाहिए। लेकिन कई वकील कहते हैं कि वो कई वकील तो इस देश में कई हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन कुछ ही परिवार के लोग जो, हाँ नहीं लाखों नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ ही परिवार के लोग कॉलेज, ऐसे न्यूज चैनल भी बहुत है, तो नेशनल दस्तक तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, हम यही कहना चाहते हैं कि क्या कुछ ही परिवार के लोग कॉलेजियम के थ्रू जज बनेंगे, क्योंकि कई लोग जो हैं उनके पिता भी जज रहे हैं, उनके पुत्र भी जज रहे हैं, तो इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठता है। अरे साहब, इस योग्य है ना कि वो बन सकते हैं।
अब सरकार में एक मोदी जी और योगी जी आप को छोड़ उसमें दें। किसी प्रकार का आप एग्जाम मोदी- व्यवस्था नहीं चाहते या किसी प्रकार से ये जो एक तरह से एकाधिकार कर रखा है कॉलेजियम ने। अब मोदी जी के आगे नाथ न पीछे पगही, योगी जी के आगे नाथ न पीछे पगही। सब तो मोदी योगी नहीं बन जाएंगे, सबकी पत्नी भी हैं, सबके बच्चे भी हैं, सबके दामाद भी तो हैं। हर व्यक्ति की योग्यता है, हर व्यक्ति बस अपनी अलग अपनी है। क्षमता लेकिन है। जिस तरह कॉलेजियम को लेके विवाद उठता है कि योग्यता के आधार पे नहीं, वहां पे कुछ खास परिवारों का एक तरह से राज है, ऐसा आम जानमानस साहब, कहती है। न्यायाधीश के परिवार के न्यायाधीश ही तो बनेंगे। आपका बच्चा पत्रकार बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एमपी साहब का बेटा एमएलए बन जाता है, आपको कोई आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री जी का बेटा विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, आपको कोई आपत्ति सबसे नहीं। पहली बात, किसी का बच्चा अडानी- सर बने हमें कोई ऐतराज नहीं है। अडानी हम का सिर्फ बेटा कह रहे व्यापारी हैं बन कि जाता है, तो आपको कोई योग्यता का आपत्ति निर्धारण नहीं। कैसे होगा सर कॉलेजियम में। वर्कशॉप वाले का बेटा वर्कशॉप नहीं, वाला हमें बन जाता किसी है, का बच्चा कोई बने बिल्डर का अपनी बेटा आधार पे बिल्डर हमें बन कोई जाएगा। आपत्ति नहीं है। क्या हम ये बनाएं वो? हम ये कहना चाहते हैं हमें कि आपका बच्चा या हमारा बच्चा, किसी का बच्चा अपनी योग्यता के आधार पे कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉलेजियम में एक विशेषाधिकार है, उस बात को लेके जो विवाद होता है उस क्या पे आप विशेषाधिकार है? कि कुछ ही खास परिवार के लोग जो है लगातार बाप बेटी जज बनते हैं। नहीं, ऐसा है ही नहीं, बाहर के ही बनते हैं। चलिए। हमारे साथ के बने हैं, हमारे साथ के बहुत जिन्होंने जज बनना चाहा वो जज बन गए। कॉलेजियम नहीं उन्हें बनाया ना। नहीं, कॉलेजियम तो एक साधन है बनाने का। तो आपकी कॉलेजियम- आईडी, हाँ। आपकी आईडी इंटरव्यू लेने का एक साधन है। चाहे नेशनल दस्तक ले, चाहे कोई और चैनल ले, आपका एक ये जो साधन है। कॉलेजियम की जो प्रणाली है उस पे जो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या आप उससे सहमत हैं कि उसमें कुछ खास जो एक जाति व्यवस्था के लोग, एक परिवार के लोग, कुछ फिर परिवार के जाति लोग। व्यवस्था आ गई। वहाँ क्या जाति व्यवस्था बताओ? इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय दलित समाज के नहीं रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित नहीं रहे। बताइए आप, कह बिल्कुल दीजिए, रहे, मना कर हाँ दिए। बिल्कुल रहे है ना, हाँ। फिर तसल्ली कीजिए। लेकिन कॉलेजियम पे उंगली तो उठती है, तो आप भी अरे जानते हैं। उंगली उठाने को तो किसी पे उठा लो, मोदी जी पे भी उंगली उठती है, योगी जी पे भी उंगली उठती है, केजरीवाल को भी लोग गालियां देते हैं। इसका क्या मतलब? चलिए, वो तो ठीक है। देते रहो। तो आपने सुना एपी सिंह जी को, जो कि हमसे कई मुद्दों पे बात की उन्होंने, और कॉलेजियम को लेकर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।